गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना चल रहा था छठा चैप्टर दहन और ज्वाला। कल आपको ये बताया था दहन क्या होता है, दहन के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता होती है। माचिस के बारे में बताया था, माचिस कैसे बनाई जाती है, किस तरह से कार्य करती है। आज हम ये देखेंगे एक छोटा सा टॉपिक है ज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ। कई बार आप देखते हो पेट्रोल डीजल आदि के जो टैंकर जाते हैं उनके पीछे लिखा रहता है हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि अत्यधिक ज्वलनशील। ज्वलनशील क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो तुरंत आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को कहा जाता है ज्वलनशील पदार्थ। यानी कि आसानी से जो आग पकड़ लेते हैं, हल्की सी चिंगारी उनके पास आनी चाहिए, उसी से वो आग पकड़ लेते हैं, ऐसे पदार्थों को ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। वे पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं, वे पदार्थ जो आसानी से आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। इसमें क्या क्या आता है? पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, ये सब इसके अंदर आते हैं। पेट्रोल के पास हल्की सी चिंगारी आएगी तो वो आग पकड़ लेगी। इसी तरह से हम देखते हैं घरों में, जैसे हमारा जो एलपीजी का सिलेंडर होता है, हल्का सा लीकेज हो जाता है तो आग पकड़ सकता है वो। जैसे लीकेज है, रसोई घर में गैस भरी हुई है लीकेज के कारण, अब आप बिजली का स्विच ऑन करोगे तो तुरंत आग पकड़ लेगा उसकी चिंगारी से। तो ऐसे पदार्थों को हाईली इन्फ्लेमेबल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ कहा जाता है, जो इजीली आग पकड़ लेते हैं। ठीक है, अब हमारा टॉपिक है आग पर नियंत्रण कैसे पाया जाता है। कई बार हम देखते हैं आग लग जाती है, आग के कारण बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तबाह हो जाती है, शॉर्ट सर्किट के कारण ईंधन में या किसी अन्य कारण से आग लग जाती है, तो उस पर काबू कैसे पाते हैं। जैसे हमारे अलवर में अभी चूड़ी मार्केट में आग लगी थी दीपावली के आसपास, तो उसमें काफी दुकानों में करोड़ों का नुकसान हो गया। ऐसे आप आए दिन अखबारों में पढ़ते हो, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है और करोड़ों अरबों का नुकसान हो जाता है, बहुत ज्यादा जान माल की हानि भी उसके अंदर होती है। तो जब आग लग जाती है तो आग पर काबू किस तरह से पाया जाता है, ये हम अब देखने वाले हैं। आपको पता है आग लगने के लिए कौन सी गैस जरूरी है? यानी कि किसी भी ईंधन के दहन के लिए O2 जरूरी है। तो आग पर काबू पाने के लिए ये जरूरी होता है कि ईंधन का संपर्क O2 से तोड़ दिया जाए। जब उसको O2 नहीं मिलेगी, O2 अवेलेबल नहीं होगी, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। यही सिस्टम, यही सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। अगर फायर ब्रिगेड से आग बुझाई जाती है तो कैसे बुझाई जाती है, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर बच्चों एक बात ध्यान रखना, किसी ईंधन में जैसे लकड़ी में, विशेष रूप से लकड़ी है, कागज है, गत्ता है, इनमें जब आग लगती है तो आप उसको पानी से बुझा सकते हो, परंतु पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी या फिर शॉर्ट सर्किट से जो आग लगती है उसको पानी से बुझाया नहीं जा सकता। क्योंकि बिजली से लगने वाली आग को तो आप पानी से बुझाओगे तो नुकसानदायक होगा बुझाने वालों के लिए। पानी विद्युत का क्या होता है? सुचालक होता है, तो हम उसको पानी से नहीं बुझा सकते। इसके लिए कैसे बुझाई जाती है वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। देखिए, आग पर नियंत्रण।
आग पर नियंत्रण। पहली बात तो ये याद रखनी है, लकड़ी व कागज में लगी आग को बुझाने के लिए पानी का उपयोग किया जाता है। लकड़ी और कागज में लगी आग को बुझाने के लिए तो आप पानी का उपयोग कर सकते हो। पानी कैसे आग को बुझाएगा? जब आप उस ईंधन जिसमें आग लगी हुई है उसके ऊपर पानी डालोगे तो पानी ठंडा होने के कारण उसके जलन ताप को कम कर देगा। जलन ताप को कम कर देगा तो वो आग बुझ जाएगी। ये सिद्धांत यहाँ पर कार्य करता है। दूसरी तरफ बिजली, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी व सीएनजी में लगी आग को बुझाने के लिए CO2 का उपयोग किया जाता है। यानी कि उसके ऊपर CO2 डाली जाती है या ऐसे पदार्थों का छिड़काव किया जाता है जिनसे CO2 मुक्त होती है। यहां पर सिस्टम क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां पर यह आग लगी हुई है, ठीक है, इसको बुझाना है। ये आग है, ये कोई भी ईंधन है, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, सीएनजी, कुछ भी। इसमें आग लग गई, इसको बुझाना है, तो आप इसके ऊपर ऐसे पदार्थों का छिड़काव करोगे जिनसे क्या निकलेगी? CO2। CO2 इस आग को, ईंधन को चारों तरफ से कंबल की भांति लपेट लेगी, क्योंकि CO2 गैस भारी होती है, ऑक्सीजन गैस इसकी अपेक्षा हल्की होती है। तो CO2 ने आग को चारों तरफ से घेर लिया। अब ऑक्सीजन है यहां पर, ऑक्सीजन हल्के होने के कारण ऊपर होती है, CO2 भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है। आई बात समझ में? तो आग और ऑक्सीजन, इनके बीच में आ गया क्या? CO2। ये परत आ गई किसकी? CO2 की। ये CO2 इस ऑक्सीजन को यहां तक नहीं पहुंचने देता। कहां तक? ईंधन तक। तो जब ईंधन तक ये O2 नहीं पहुंच पाएगी तो आग बुझ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आग को बुझाया जाता है, किससे? CO2 से। राइट। नेक्स्ट टॉपिक है दहन के प्रकार। दहन दो प्रकार का होता है, एक तो होता है मंद दहन और एक होता है स्वतः दहन या तीव्र दहन भी आप इसको कह सकते हो। तो देखिए दहन के प्रकार। दहन क्या होता है ये तो कल बता ही दिया था। यानी कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन से क्रिया करके ऊष्मा प्रकाश देता है, ऐसी प्रक्रिया को कहा जाता है दहन। ठीक है, अब दहन के प्रकार, ये हमारा टॉपिक है। दहन दो प्रकार का होता है,
कितने प्रकार का? 2। नंबर 1 सतह दहन, इसको तीव्र दहन भी कह सकते हैं। ये क्या होता है? कुछ पदार्थ अपने आप जलने लगते हैं, इसे सतह दहन कहते हैं। यानी कि ये वो पदार्थ होते हैं जिनको आपको जलाने की आवश्यकता नहीं है, इनके अनुकूल परिस्थितियां मिलने पर अपना आप जल उठते हैं। ये ऐसे पदार्थों को सतह दहन योग्य पदार्थ कहा जाता है और इस तरह के दहन को सतह दहन कहते हैं। जैसे फास्फोरस होता है, तो फास्फोरस को वायु में खुला छोड़ने पर अपना आप जल उठता है। ऐसी सोडियम धातु जो होती है, सोडियम धातु नमी के संपर्क में आने पर अपने आप जल उठती है। तो ये पदार्थ सतह दहन के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें एग्जांपल सोडियम व पोटेशियम भी ले सकते हो, फास्फोरस भी ले सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, फास्फोरस ये पदार्थ ले सकते हो। इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं ताकि उनका नमी से संपर्क ना हो। अगर नमी से संपर्क हो जाएगा तो अपना आप जल उठेंगे। फास्फोरस जो होता है इसको ठंडे पानी में रखा जाता है ताकि वायु से संपर्क ना हो। तो ये पदार्थ अपने आप जल उठते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है सतह दहन। दूसरी तरफ वो पदार्थ होते हैं मंद दहन वाले। मंद दहन वो होता है जो धीरे धीरे जलते हैं, आकस्मिक आग नहीं पकड़ते। यानी कि कुछ पदार्थ आसानी से नहीं जलते हैं, इसे मंद दहन कहते हैं। इसमें आपका आता है लकड़ी, कोयला आदि। लकड़ी को जब आप जलाते हो तो ये थोड़ी है तुरंत माचिस की तीली लगाए जल गई, नहीं। पहले उसका धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, ज्वलन ताप तक पहुंचेगा, फिर वो आग पकड़ेगी काफी समय बाद। इसी तरह कोयला जो होता है, जैसे आप सिगड़ी वगैरह जलाते हो तो उसमें देखते हो नीचे पहले कागज वगैरह कुछ ऐसी चीजें जलानी पड़ती है, फिर उसको हम हवा देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, तब वो कुछ समय बाद आग पकड़ता है, फिर धीरे धीरे वो सुलगता है। तो ऐसे पदार्थों को जो आसानी से नहीं जलते मंद दहन वाले पदार्थ कहते हैं और इस प्रक्रिया को कहा जाता है मंद दहन। दहन का एक और रूप होता है जो दीपावली पर हम पटाखों में देखते हैं, आतिशबाजी का दहन जब करते हैं तब, वो होता है विस्फोट। तो विस्फोट क्या होता है? विस्फोट है तो ये भी दहन का ही रूप, लेकिन इसमें थोड़ा सा दहन से अलग चीज और मुक्त होती है जिसको कहते हैं ध्वनि। यानी कि इसमें ऊष्मा और प्रकाश के अलावा ध्वनि भी उत्पन्न होती है। तो इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे? वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा, प्रकाश व
ध्वनि उत्पन्न करते हैं, वे पदार्थ जो जलकर ऊष्मा प्रकाश व ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ऐसे पदार्थों को विस्फोटक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्फोटक पदार्थ। और ये जो प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसा होता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है विस्फोट। राइट? तो इसमें तीन चीजें बनना जरूरी होता है। ऊष्मा यानी कि हीट उत्पन्न होती है, प्रकाश एक उजाला सा उत्पन्न होता है, और साथ में ध्वनि। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया को कहा जाता है विस्फोट। तो इसका उदाहरण क्या है? पटाखे। पटाखों का जब आप दहन करते हो तो ऐसा होता है, ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, प्रकाश भी उत्पन्न होता है, और ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये मैंने आज बताया आपको। दहन के प्रकार क्या होते हैं, विस्फोटक पदार्थ क्या होते हैं, और आग का नियंत्रण किस तरह से किया जाता है। ठीक है, इनको ध्यान से पढ़ना है, बुक में से याद करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।